हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले पूरे हफ्ते में हमने समझा था लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। उसके कई सारे पैरामीटर्स को मैंने आपको समझाया था और उसी पैरामीटर्स के बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई किए कि कौन कौन से ऐसे लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। और उसी 6 शॉर्ट वीडियोस का ये डिटेल्ड लॉन्ग फॉर्म वीडियो है। इस पूरे डिटेल एनालिसिस में मैं आपको समझाऊंगा कैसे मैंने एनालाइज किया वो लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज किए। जैसे पिछले वीडियो में मैसगांव डॉक को कैसे मैंने एनालाइज किया था, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज किए थे, कैसे मैंने डेटा को इंटरप्रेट किया था, इन सब के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। उसी तरीके से इस वीडियो में भी आपको समझ में आएगा। मेरे लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाने का एक ही गोल है कि आपको समझ में आए कि एक्चुअली में एनालिसिस किया कैसे जाता है। तो इसे पूरी तरीके से देखिए और समझे कि कैसे डेटा को इंटरप्रेट किया जाता है, कहां से डेटा लिया जाता है, ताकि आप भी अपने एनालिसिस से अपने खुद के डिसीजन लेने लग जाओ, ताकि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म तक बने रहो। सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये टॉप 6 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स थे जिसको मैंने पूरी तरीके से एनालाइज किया। अब पहले ये समझते हैं कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का पूरी लिस्ट कहां से निकालनी है और उसमें से फिर मैंने टॉप से कैसे आइडेंटिफाई किया। ये मेरा खुद का जजमेंट था, आपका जजमेंट अलग हो सकता है। तो पूरा लिस्ट कहां से आप निकाल सकते हो उसको पहले हम समझते हैं। सो अगर आप गूगल पे जाओगे और उसमें अगर आप लिखोगे लार्ज कैप फंड हिस्टोरिकल रिटर्न्स, या देखो हिस्टोरिक रिटर्न्स लार्ज कैप फंड लिखोगे, जैसे आप लिखोगे तो आपको ये फर्स्ट स्क्रीन मिलेगी मनी कंट्रोल की, हिस्टोरिक रिटर्न। इसको क्लिक करना और यहाँ पर आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। तो ये जितने भी लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है उसका आपको पूरा डेटा मिल जाएगा कि कितने सारे म्यूचुअल फंड्स है लार्ज कैप कैटेगरी में। फिर आप यहाँ पर अगर आप जाओगे डाउनलोड डेटा पर, तो इसको अगर आप डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो ये आपका डेटा डाउनलोड हो जाएगा और आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये आपका पूरा लिस्ट मिल गया आपको कितने सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है लार्ज कैप कैटेगरी में। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो टोटल कितने फंड्स है, 32 फंड्स है जिसका जो लार्ज कैप कैटेगरी। उसी वेबसाइट पर आपको एक और पॉइंट मिलेगा रिस्क रेशियोज का। जब आप रिस्क रेशियोज में जाओगे तो आपको हर एक फंड के लिए जो भी रेशियोज है, स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा शार्प रेशियो, ये अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको नहीं पता होगा, तो ये इसी वीडियो में हम समझ लेंगे। तो इसका भी डेटा आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद में आप पोर्टफोलियो में जाना। पोर्टफोलियो में आपको ये नंबर ऑफ स्टॉक्स के लिए आपको चाहिए रहेगा, तो इसको भी डाउनलोड कर लेना। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखना कि मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट प्लान्स को एनालाइज कर रहा हूं, रेगुलर प्लान्स को एनालाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रेगुलर प्लान्स नॉर्मली जिसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, प्लस आप इसमें ब्रोकर को इन्वॉल्व करते हो, तो इसलिए हम वो चीज में नहीं जाने वाले। डायरेक्टली हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले, इसलिए डायरेक्ट प्लान्स को मैं एनालाइज करने वाला हूँ। तो जैसे ये सब आप चारों डेटा डाउनलोड कर लेते हो तो आपको इस तरीके से एक्सेल चारों की मिल जाएगी। तो अभी इसके अंदर से मैंने कौन कौन सा डेटा लिया पहले वो हम समझते हैं, ओके। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो टॉप 6 फंड थे, तो उसके मैंने 5 ये 1 ईयर रिटर्न, 2 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न और 10 ईयर रिटर्न लिए, ओके। तो मैं इसे मार्क कर देता हूं। तो ये जो डेटा है ये पूरा डेटा आपको मिलेगा इस शीट से, हिस्टोरिक रिटर्न से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 ईयर रिटर्न, 2 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न, 10 ईयर रिटर्न, तो ये पूरा लिस्ट मैंने उठाया, ओके, और मैंने इसको एनालाइज किया। तो मैं ये क्या करता हूँ, ये पूरा डिलीट मार देता हूँ आपके सामने, अभी मैं कर देता हूँ ताकि क्या है आपको भी समझ में आए कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिस्ट लिया और इसको हटा दिया। तो अब ये मेरा पूरा डेटा आ गया। अब इसके बाद में मैंने लिया है टर्नओवर रेशियो, होल्डिंग्स और स्टैंड मतलब रेशियोज जो बाकी के हैं वो, ओके। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको एक्सेल चलाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर बस इसको डेटा को उस तरीके से रैंकिंग कर लो क्रिसिल रैंक की तरफ से, तो आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। मैं वी लुकअप लगा लेता हूँ, तो वी लुकअप लगाने से क्या हो जाता है, मेरे को पूरा डेटा आ जाता है। तो अगर आपको वी लुकअप नहीं आता तो एक बार बस गूगल में देख लेना, तो आपको समझ आ जाएगा, ओके। तो वी लुकअप, फिर मैं क्या करता हूँ लुकअप वैल्यू, नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, ये आपको इजी चीज है, इसका कोई जरूरत नहीं, (6,0), ओके। ये यहाँ पर डेटा नहीं होगा ही नहीं, इसलिए डेटा नहीं आया और ये पूरा डेटा आ गया। तो ये जो मेरा आया है वो आया स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके, ये स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। फिर मैंने उसी तरीके से बीटा शार्प जेनसन अल्फा ये सब लिया।
तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बीटा शार्प जेनसन अल्फा आ जाएगा, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, तो अभी इसमें से मैंने एनालाइज क्या क्या पॉइंट्स देखे वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये पूरे डेटा में से मैंने सिर्फ और सिर्फ टॉप 6 निकाले। तो अगर आप ये देखोगे 32 फंड्स है, 32 फंड्स में से सिर्फ 6 ऐसे फंड है जिसको मैंने इन डेप्थ एनालाइज किया, बाकी कुछ नहीं किया। तो अभी उसका पहला मेन पॉइंट आप देख लो कि ये जितने भी सारे आपके रिटर्न्स है ये आपके बेंचमार्क को बीट कर रहे कि नहीं बीट कर रहे। तो अभी ये जितने भी लार्ज कैप फंड्स है उनका बेंचमार्क है निफ्टी टीआरआई 100 बेंचमार्क। ओके, लार्ज कैप जो होते हैं वो टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लार्ज कैप स्कीम्स जो होती है। तो अभी उनका बेंचमार्क जो है वो अगर ये फंड्स बीट नहीं कर पा रहे तो कोई मतलब नहीं है इस फंड्स में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अगर वो इंडेक्स से ज्यादा आपको रिटर्न नहीं दे पा रहा है तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट करके एक्सपेंस रेशियो देख के क्या मतलब हुआ फिर। तो अभी मैंने क्या किया, ये निफ्टी टीआरआई बेंचमार्क को निकाला। अब ये कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप फिर से जाओगे और यहाँ पर आप सर्च करोगे एडवाइजर खोज, यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे advisorcoach.com तो ये आपको बोलेगा गो डायरेक्टली टू एडवाइजर कोच। इसमें अगर आप जाओगे म्यूचुअल फंड रिसर्च में तो वहां पर आप किसी में भी क्लिक कर लेना तो आपको ये स्क्रीन आ जाएगी। ओके, ये स्क्रीन आने पर आपको परफॉर्मेंस कंपैरिजन में अगर आप जाओगे उसमें दिखेगा म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस कंपैरिजन। ठीक है, ये इसके अंदर अगर आप आ गए तो आपको मालूम पड़ जाएगा। फिर सेलेक्ट कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आपको जाना है इक्विटी लार्ज कैप में, लार्ज एंड मिड कैप में मत जाना, सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में जाना। और यहाँ पर मैंने निकाल के रखा है तो सिर्फ एक ही फंड का देखता हूँ, आईसीसी ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ। ओके, तो ये सबमिट कर दिया मैंने। तो जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे ये फंड हाउस का नेम आ गया, उसका रिटर्न्स आ गए, उसका एक्सपेंस रेशियो आ गया, उसका ये रेशियोज आ गए और इनका रिटर्न्स आ गया। 1 ईयर रिटर्न कितना है, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। तो ये रिटर्न्स की हमको जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमने अभी अभी निकाल के रखा हुआ है। तो ये जो रिटर्न्स है थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं बट मोस्टली यही रिटर्न्स है। हमको चाहिए सिर्फ निफ्टी 100 टीआरआई का रिटर्न। ओके, तो ये वाला जो है मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये चीज मैंने यहाँ पे डाल दी कि निफ्टी 100 बेंचमार्क का रिटर्न्स कितना है, 3 साल का रिटर्न है 15.3, 5 साल का रिटर्न है 20.63 और 10 साल का रिटर्न है 14.8। ओके, अब ये मैंने पूरे इतने 32 फंड्स है उसमें से एनालाइज किया कि किनका कितना बेंचमार्क रिटर्न्स 3 साल, 5 साल और 10 साल में बीट हो रहा है। तो उन्हीं फंड्स को मैंने लिया, उनको एनालाइज करके कि हाँ चलो ये जो 6 फंड्स है उनका अगर आप देखोगे 3 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न और 10 ईयर रिटर्न, ये तीनों चीज आपके बेंचमार्क को बीट कर रहा है। तो मतलब ये 6 के 6 फंड जो है वो अच्छे हैं, इनको एनालाइज किया जा सकता है, ये एटलीस्ट अपने बेंचमार्क को तो बीट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट पैरामीटर होता है। इस तरीके से आपको पहले फंड छांटने होते हैं कि कौन से फंड को मैं इन डेप्थ एनालाइज करूंगा। फिर उसके बाद में आपको रेशियोज देखने, जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरा रेशियोज डाल दिया है तो आपको ये पूरा रेशियोज एनालाइज करने हैं कि इनमें से कौन से ऐसे फंड्स हैं जो इन रेशियोज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब क्या कि जितना ज्यादा रिस्की है इन्वेस्टमेंट उतना ही ज्यादा वो डिविएट करता है। ओके, जैसे अगर मार्केट 10% गिरा तो आपका फंड अगर ज्यादा रिस्की है तो वो 14% गिरेगा, तो आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 4%। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे द वॉलेटिलिटी ऑफ द फंड्स रिटर्न, द हायर द वैल्यू द रिस्कियर द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जितना ज्यादा वैल्यू होगा उतना रिस्की होगा। तो अगर आप पूरा एनालाइज करने जाओ, ओके, तो अगर मैं इसमें हायर द रिस्कियर होता है तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लेता हूँ ना, कि जितना कम होगा रिस्की उतना बेटर है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो 6 फंड्स है उनका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कम है, तो अगर आप टॉप 10 भी ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब इसके अंदर आप देखोगे ये टॉप 10 एक्चुअली में स्टैंडर्ड डिविएशन तो इनका अच्छा है। ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन मामले में रिस्क कम ले रहे, बट क्या पता कम रिस्क लेके वो कम रिटर्न भी तो दे रहे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे डीएसपी टॉप 100 ये सिर्फ 13% रिटर्न दे रहा है, जबकि मार्केट का जो बेंचमार्क है 10 साल का वो 14.18 है। तो मतलब आपका बेंचमार्क बीट भी नहीं कर रहा है। ऐसा भी रिस्क मत लो कि भाई तुम्हारा बेंचमार्क ही बीट ना कर पाए, सिंपल सी बात है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि अभी ये स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, शार्प, जेनसन, ट्रेनर, इसका पूरा मीनिंग मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यूट्यूब वीडियोस भी देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये पांचों रेशियोज को समझना है
और इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे फंड है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं रेशियोज में भी। जैसे कि आप अगर यहाँ पर देखोगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूं मैं, तो ये जेनसेंस अल्फा है, मतलब एक्सेस रिटर्न ओवर बेंचमार्क रिटर्न। तो मतलब इस फंड ने अपने बेंचमार्क रिटर्न से कितना ज्यादा एक्सेस दिया, ठीक है, मतलब कितना ज्यादा रिटर्न ज्यादा दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने 7.4% ज्यादा रिटर्न दिए इस तरीके से। तो फिर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड अच्छा कर रहा, परफॉर्म कर रहा है। इस तरीके से आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड ने 5.13% दिया। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें मैंने डाला नहीं हुआ, लेट्स मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ पर मैं हाईएस्ट टू लोएस्ट करता हूँ, तो ये तो हट गए, इनका तो कोई लॉजिक नहीं बनता। तो यहाँ पर देखो आप 7.4 निप्पॉन इंडिया, फिर सेकंड आता है जेएम लार्ज कैप फंड, फिर आता है एचडीएफसी, उसके बाद आता है आईसीआईसी। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनका जो रिटर्न्स है वो मार्केट को उन्होंने बीट नहीं किया, इसलिए फिर मैंने उनको हटा दिया, ठीक है। इसी तरीके से तो सेकंड नंबर पे फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आया। तो इसी तरीके से मैंने टॉप 6 आइडेंटिफाई की, इन सब रेशियोज में से जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है उनको मैंने लिया। फर्स्टली मैंने देखा कि रिटर्न्स किसके बेंचमार्क से ज्यादा है, वो फर्स्ट पैरामीटर है। सेकंड फिर मैंने देखा कि इनका जो रेशियोज है वो उसमें कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो जितने फंड्स निकले वो ये 6 फंड्स निकले। अब इसके बाद में आपका रियल एनालिसिस चालू होता है। अब मैंने क्या किया, ये 6 फंड्स तो मैंने निकाल दिए कि हाँ चलो ये 6 फंड्स है जिसको इन डेप्थ एनालाइज करना है। इसमें से मुझे फिर एक फंड आइडेंटिफाई करना है जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे दूसरी शीट्स देख सकते हो, आईसीआईसी लार्ज कैप, निप्पॉन, बंधन, इन्वेस्को, बरोड़ा और एडलवाइस। तो ये जो 6 फंड्स है उनका मैंने यहाँ पर इन डेप्थ एनालिसिस किया। अब एनालिसिस के अंदर आपको क्या देखना है, पहला आपको देखना है उनका एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि हर एक फंड का एक एक्सपेंस रेशियो होता है, और वो फंड अगर जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है तो आपको कोई मतलब नहीं है ज्यादा पैसा देके कम रिटर्न कमाने का। सिंपल है। तो आपने ये देख लिया कि ये फंड बेंचमार्क को तो बीट कर रहा है, बट अगर एक्सपेंस रेशियो समझो 2% है या 3% है, तो फिर आपका बेंचमार्क रिटर्न से तो कम ही आ गया ना। तो फिर क्या मतलब हुआ आपका इसमें इन्वेस्ट करने का। सिंपल सा लॉजिक है। तो यही चीज आपको पहले देखना है कि इन सब फंड्स का आपका एक्सपेंस रेशियो क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने एक और कॉलम डाला हुआ है एक्सपेंस रेशियो का। तो इसमें आपको करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है, मतलब कम से ज्यादा। तो सबसे कम अगर आप देखोगे, सबसे कम फीस कौन चार्ज कर रहा है, एडलवाइस लार्ज कैप फंड। ओके, मैं इसको पहले हाइड कर देता हूँ तो आपको इजीली समझेगा। तो स्कीम नेम है आपका एडलवाइस, और उसमें से सबसे कम एक्सपेंस रेशियो कौन चार्ज कर रहा है, आपका एडलवाइस। फिर सेकंड आता है निप्पॉन इंडिया, फिर इन्वेस्को, फिर बरोड़ा, आईसीआईसीआई और बंधन, ठीक है। अब देखते हैं इनका रिटर्न्स। ओके, तो सबसे कम चार्ज कर रहा है एडलवाइस, लेकिन वो रिटर्न्स कितना दे रहा है, 15.68%। सेकंड पे आता है निप्पॉन इंडिया जो 16.62% दे रहा है। 10 ईयर एवरेज और 5 ईयर एवरेज लेना ही बेटर है, क्योंकि फिर ओवर द लॉन्ग टर्म आपको देखना है कि वो रिटर्न कितना कमा रहे हैं। 1-2 साल 3 साल तो मार्केट अगर बुल रन पे रहा तो फिर वो फिर उस तरीके से आपको रिटर्न दे देता है। तो 5 ईयर्स और 10 ईयर्स पे ज्यादा फोकस करने का। 1 ईयर 2 ईयर चलो, 3 ईयर भी एक बार देख लेने का। 1 ईयर 2 ईयर तो ठीक है, बुल मार्केट चल रहा है तो रिटर्न तो आएंगी। तो इस तरीके से आप थर्ड देखोगे इन्वेस्को लार्ज कैप फंड। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसने 16.62% दिया है निप्पॉन ने, और उसका मैं 0.68 माइनस कर दूं, तो उसने मेरे को 15% के ऊपर रिटर्न दिया। कैलकुलेशन कर लेता हूं ताकि क्या है लॉजिकली समझ में भी आ जाए। सो ये मेरी पूरी कैलकुलेशन रही। अब इसमें से मैं हाईएस्ट टू लोएस्ट लगाता हूं, तो 15.94% और 15.53%। ये अगर आप टॉप 2 निकालो या टॉप 3 निकालो, 15.16%। तो ये जो 4 फंड्स है आपको दिख रहा है, ये अपने एक्सपेंस रेशियो को हटाने के बाद भी अपने इंडेक्स को, अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, आपको देखना है कि ये जेन्युइनली अपने एक्सपेंस रेशियो को जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद में आपको जाना है इनके फैक्ट शीट में। फैक्ट शीट से आपको क्या पता चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। फैक्ट शीट से आपको पता चलेगा कि ये जो फंड है, मैं अभी आईसीआईसीआई लार्ज कैप फंड के बारे में बता रहा हूँ, आप उसी तरीके से पांचों फंड में भी लॉजिक लगा लेना तो आपको समझ आ जाएगा। तो आईसीआईसीआई लार्ज कैप फंड का फैक्ट शीट अगर आप ओपन करोगे तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि ये फंड ने कौन कौन से सेक्टर्स में
अपना इन्वेस्टमेंट किया है, कौन कौन सी उनकी होल्डिंग्स है। आपको उस तरीके से समझ में आ जाएगा कि इस फंड का मेन फोकस कौन सा है, वो किस तरीके से सोच रहा है, इसका मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से सोच रहा है। हम मैनेजमेंट एनालिसिस में भी आएंगे, बट एक बार फैक्ट शीट आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के इन्वेस्टमेंट कर रही है अभी कंपनी। ठीक है, फिर उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि फंड मैनेजर कौन है। अब फंड मैनेजर क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम समझेंगे थोड़ी आगे, लेकिन फैक्ट शीट से आपको मालूम पड़ जाएगा कि फंड मैनेजर कौन है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये चीज आपको फैक्ट शीट से मालूम पड़ जाएगी। फिर तीसरा आता है उनका व्यू पॉइंट। अब हर मंथ का एक फैक्ट शीट हर एक म्यूचुअल फंड आपको देता है कि उनके जितने भी फंड्स है उसका क्या क्या चल रहा है रिटर्न्स। ठीक है, और उसमें वो एक मार्केट आउटलुक देते हैं कि उनके हिसाब से अभी मार्केट क्या बिहेव कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। तो यहां पर अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड द बजट सीमेंटेड। ठीक है, मतलब ये बोल रहे हैं कि अपनी जो पोजीशन है वो अच्छी है। ऑल्दो इंडियाज मैक्रो लुक वैल्यूएशंस आर नॉट चीप, valuations of large caps are reasonable compared to the this warrants an investment approach in hybrid and multi asset allocation scheme which can dynamically manage exposure to various। इनका जो फंड मैनेजर है, फंड हाउस है, जो इतना सारा एनालिसिस डेटा उनके पास है, वो अगर ऐसा कह रहे हैं कि वैल्यूएशंस आर नॉट चीप, मतलब जो कंपनीज है उनका जो प्राइस है वो बहुत हाई है। इवन लार्ज कैप में कम है, बट मिड कैप और स्मॉल कैप में तो बहुत ही ज्यादा है। अब ये एक फंड नहीं बोल रहा है, अगर आप निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में भी जाओगे तो उनका अगर मार्केट आउटलुक देखोगे, देखिए, करंट इक्विटी मार्केट रिफ्लेक्शन वैल्यूएशन अपीयर टू रिफ्लेक्ट नियर टर्म growth possibility in large pockets of the market at the prevailing valuation any unexpected flows can potentially lead to sharp volatility। तो इनका भी यही कहना है कि मार्केट में जो वैल्यूएशन है, अगर कोई भी बैड न्यूज आ जाएगी तो मार्केट गिर जाएगा। और जैसे कि आप अपने पिछले हफ्ते में देख रहे हो, जैसे ही वो न्यूज आई वॉर की और उसके बाद में दो तीन चीजें और हुई, चाइना का मार्केट ओपन हो गया, तो उस तरीके से आप देख रहे हो 5% का मार्केट अपना निफ्टी गिर चुका है। तो वो शार्प वॉलेटिलिटी क्यों आई? क्योंकि वैल्यूएशंस आर हाई, हर एक चीज इतनी बढ़ चुकी है कि आपको कोई भी छोटी चीज होगी उससे प्राइस गिरेगा ही गिरेगा। तो ऐसा कितने सारे फंड हाउसेस ने कहा है, अगर आप यहां पर देखोगे, नॉट विथस्टैंडिंग सर वी फाइंड करंट एग्रीगेट पोजीशन इन ग्लोबल से, देखिए, द स्टेडी अपवर्ड मार्च ऑफ द मार्केट देयरफॉर पोजेस रिस्क ऑफ पॉसिबल शार्प पुलबैक्स। तो मतलब ये भी यही कह रहे हैं कि पुलबैक आने के चांसेस ज्यादा है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हर एक फंड हाउस एक फैक्ट शीट देता है, उसमें वो बताता है कि मार्केट का आउटलुक कैसा है। इनके तरफ से आपको समझ में आ जाएगी कि मार्केट कैसा चल रहा है, और मेरे को अगर मैं इन्वेस्टमेंट आज चालू कर रहा हूं तो किस वैल्यू से मुझे स्टार्ट करनी है। ये थॉट की वजह से आपको ये पढ़ना है कि मैं अगर पैसा डालना चाहता हूँ कि सीधा एक साथ 1 लाख रुपए डाल दूं या फिर 10-10 हजार करके डालूं, वो पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए आपको इनका मार्केट आउटलुक समझना पड़ता है। ठीक है, ये चीज आपको फैक्ट शीट से मिल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ फैक्ट शीट डाउनलोड कैसे करते हैं। किसी भी फंड का आप जाओगे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फैक्ट शीट सितंबर 24, अगर आप जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, और लिंक में जाके आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें डाउनलोड्स में जाना है। ये आपको डाउनलोड मिल गया, इसको डाउनलोड कर लो, ये हो गया आपका फंड का फैक्ट शीट। ओके, ये मेरी फैक्ट शीट खुल गई। इसके अंदर अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो आपको समझ में आया, इनका मार्केट आउटलुक आपको दिख जाएगा, आर व्यू गोइंग फॉरवर्ड। तो ये देखिए, ये उन्होंने आपको उनका व्यू दिया हुआ है, जैसे वही चीज मैंने आपके यहाँ पे स्क्रीनशॉट में बताई जो उन्होंने लिखा हुआ, आर व्यू गोइंग फॉरवर्ड, सेम टू सेम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझेगा कि अगर मैं आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूं तो किस वैल्यू से स्टार्ट करना है। तो ये तीन चीजें आपको मालूम पड़ेगी इनके फैक्ट शीट से। अब इसके बाद में आपको जाना है, तो फर्स्ट चीज आपने देख ली एक्सपेंस रेशियो क्या है, सेकंड चीज आपने फैक्ट शीट पढ़ ली, वो कैसे डाउनलोड किया आपने देख लिया। अब फैक्ट शीट में क्या पढ़ना है आपको, पहले तो देखना है इनका अलोकेशन कैसा है, उनके मैनेजर कौन कौन से, और इनका व्यू क्या है। व्यू किसके लिए पढ़ना है, ताकि आपको पता चले कि अगर आज आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो मुझे एसआईपी का रूट लेना है या लमसम का रूट लेना है। ठीक है, अब उसके बाद में थर्ड और मेन चीज आ जाती है इनका फंड मैनेजर। अब मैनेजमेंट ही एक मेन पॉइंट है जो आपको इस फंड्स में एनालाइज करना है 100%। सिर्फ इंडेक्स फंड में आपको एनालाइज नहीं करना होता है, बाकी आपके हर एक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड, जितने भी म्यूचुअल फंड है एक्सेप्ट इंडेक्स फंड, उसमें आपको फंड मैनेजर को एनालाइज करना जरूरी है। अब मैं यहाँ पर देखते हैं, आईसीआईसीआई का फंड मैनेजर है अनिश तवाकले और वैभव दुसाद। अभी यहाँ पर उन्होंने फैक्ट शीट में लिखा है कि ये फंड वो सितंबर 2018 से इसको मैनेज कर रहे हैं,
और उनका एक्सपीरियंस है 29 ईयर्स का। सेम यहाँ पर अगर आप देखोगे वो जैन 2021 से कर रहे हैं और ओवरऑल एक्सपीरियंस उनका 13 ईयर्स का। अब इन दोनों को आपको सर्च करना है कि ये एक्चुअली में है कौन, ठीक है, इनका काम क्या है, इनका एक्सपीरियंस क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अबाउट वैभव दुसाद, ये मैंने कहाँ से निकाला, ये मैंने डिजर्व के वेबसाइट से निकाला, मैं आपको बता भी दूंगा। तो ये इनकी क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस है, उन्होंने कौन कौन से सेक्टर में काम किया और उनका अभी क्या है, और ये चीज आपको मिल जाएगा कि ये अभी करंटली कितनी स्कीम्स को ये हैंडल कर रहे हैं। अब मेन पॉइंट क्या है इसमें, आपको ये देखना है यहाँ पे कि ये कितनी स्कीम्स को हैंडल कर रहे हैं आपके स्कीम के अलावा, क्योंकि जितनी ज्यादा स्कीम्स वो हैंडल करेंगे एक साथ उतना फोकस उनका कम होगा आपके फंड में। तो जितना कम फोकस उनका होगा आपके फंड में उतना ज्यादा चांसेस है कि वो रिटर्न्स कम लेके आए। सिंपल लॉजिक है। अगर आप ज्यादा काम दे दोगे एक इंसान को, फिर वो पगला जाएगा और उसके बाद में वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा अगर उसको फोकस से काम करने दिया। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 4 स्कीम है जो अपने स्कीम के अलावा उनको मैनेज कर रहा है। तो वो ठीक है, 5 स्कीम तक मैं फिर भी समझ लूंगा, 5 या 10 स्कीम तक, 10 तो बहुत ही खींच लिया मैंने, बट अगर टीम अच्छी हो बड़ी हो तो फिर 10 स्कीम तो फिर भी चल जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा स्कीम अगर हो तो फिर आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर आप उसके रिटर्न्स भी देखोगे तो उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। सेम अगर आप ये देखोगे इनका कैसे सर्च करना है, बस मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। वैभव दुसाद फंड मैनेजर, परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है, ये विजिट ओपन आ गया, मैं तो जाती हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको वैभव दुसाद मिल जाएंगे, आपको उनका पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये उनका फंड जो वो अभी अभी अपने रिटर्न्स को, सॉरी ये फंड्स को जो मैनेज कर रहे हैं वो आपको मालूम पड़ जाएगा। सिंपल है, इतना ही करना है आपको। तो ये आपने देख लिया। दूसरा, आपने दूसरे फंड मैनेजर, तो आपको पहले देखना है कि इनका मेन फंड मैनेजर कौन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अनीश टवाकले इनका मेन फंड मैनेजर है। तो इनके बारे में सर्च करो, ये कितने फंड को हैंडल कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 10 स्कीम्स को हैंडल कर रहे हैं। उनके बारे में जो है वो मैंने इकोनॉमिक टाइम्स से मुझे उनका आर्टिकल मिल गया। तो उनकी आपको अगर आपको पढ़ना है, आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको किसी फंड मैनेजर का थॉट प्रोसेस मिल जाए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसे है वो आपको मालूम पड़ जाएगा, वो कैसे किसी स्टॉक को पिक करते हैं उसके बारे में आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये चीज पढ़ना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि ये फंड मैनेजर का थॉट प्रोसेस क्या है। अगर इसको ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप इजीली समझ पाओगे कि ये फंड मैनेजर अच्छा है या बुरा है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक शीट बनाया, पूरे फंड मैनेजर को मैंने एनालाइज किया है, ताकि क्या है एक साथ मुझे एटलीस्ट बर्ड आई व्यू मिल जाए कि कौन से फंड मैनेजर अच्छे लग रहे हैं, एटलीस्ट नंबर पर्सपेक्टिव में। फिर उनका जजमेंट होगा वो अलग बात है, बट नंबर पर्सपेक्टिव में आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के 2 फंड मैनेजर्स हैं, उनका एक्सपीरियंस इतना है और ये कितने साल से इस फंड को हैंडल कर रहे हैं। तो ये 17 सालों से इस फंड को हैंडल कर रहे हैं। अब ये जो भाविक दवे है वो नए नए आए, तो इनकी जो स्कीम्स जो इसके अलावा जो हैंडल कर रहे हैं वो सिर्फ 3 और 2 है। मतलब ये लार्ज कैप फंड के अलावा 3 स्कीम्स को हैंडल कर रहे हैं, ये सिर्फ 2 स्कीम्स को हैंडल कर रहे हैं। तो अगर आप ये देखोगे तो फोकस लेवल कितना अच्छा होगा। 17 साल से अगर आपका एक बंदा आपका फंड हैंडल कर रहा है और उसके अलावा वो सिर्फ 3 स्कीम्स को हैंडल कर रहा है, तब की समझ लो उसका 28 साल का एक्सपीरियंस है। तो वो कितने फोकस से आपके फंड को समझ रहा है, आपके रिटर्न्स को वो कितने अच्छे से दे पाएगा, वो सब चीज आपको समझ में आ जाती है इससे। इसके बाद में आप जाओगे आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड, उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि वो कितने सालों से एक्सपीरियंस है और ये है। ये अगर आप देखोगे तो मुझे डेटा मिला नहीं इसलिए मैंने नॉट एप्लीकेबल लिख लिया, वो चीज आपको एनालाइज करनी है। यहाँ पर देखो ये दोनों जो है इनका 1 या 0 साल का एक्सपीरियंस है। ये फंड को आप अभी अभी नया चालू कर रहे हो, इसके साथ साथ वो 15 और 19 स्कीम्स को एक साथ हैंडल कर रहे हैं। फिर यहाँ पर देखोगे 24 और 18 स्कीम्स, मतलब आप यही देख के समझ सकते हो कि किस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और किस में नहीं करनी। और यही मेन पॉइंट है, किसी भी फंड को अगर आपको अच्छे से देखना है, समझना है, तो उसके फंड मैनेजर को जरूर समझ लेना। अगर आपने वो नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर बाद में आपका रिटर्न कम ही आएगा। तो इसीलिए आप देखोगे तो निप्पॉन लार्ज कैप फंड का रिटर्न इतना ज्यादा क्यों है, क्यों वो 10 ईयर्स में सबसे टॉप रैंक में, क्योंकि उनके जो फंड मैनेजर है वो फोकस्ड है, ठीक है, इसलिए। और ये कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं, मेरे सब्सक्राइबर्स ही कितने 1400 है। तो अगर आप यह देखोगे तो मैं जेन्युइनली आपको बोल रहा हूँ कि ये एनालिसिस से आपको समझ में आता है कि इनके जो फंड मैनेजर है वो कितने अच्छे और कितने बुरे। तो ये चीज मैंने एनालाइज की। ओके, ये आपने एनालाइज कर लिया, तो आपने एक्सपेंस रेशियो एनालाइज कर लिया, आपने एनालाइज कर लिया उनका फंड का फैक्ट शीट, तीसरा आपने एनालाइज कर लिया निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप के मैनेजमेंट। ये मेजर चंग आपने एनालाइज कर लिया।
अब फिर आपको फोर्थ एनालाइज करना है। मॉर्निंग स्टार में जाओगे तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि वो क्या कह रहे हैं इन सब फंड्स के बारे में। तो जैसे ही आपको ये स्क्रीन आएगी, उस स्क्रीन के अंदर आप जा सकते हो, इनका डिटेल पोर्टफोलियो, परफॉर्मेंस, रिस्क रेटिंग, ये सब चीजें नॉर्मल है, ठीक है। ये है मॉर्निंग स्टार के एनालिसिस। इस मॉर्निंग स्टार के एनालिसिस में ऐसे आपको पढ़ना है कि ये क्या कह रहे हैं, ये जो मॉर्निंग स्टार का पूरा जो वेबसाइट जो हैंडल करते हैं, उनका क्या कहना है इस फंड के बारे में, क्योंकि इनके भी तो कोई ना कोई तो पीछे बैठा होगा ना, जिसने रिसर्च की होगी, समझा होगा। ये देखो सीनियर एनालिस्ट है जिसने ये पूरा रिपोर्ट लिखा है, तो ये एनालिस्ट है, इनका एक्सपीरियंस होगा, तो इसीलिए उनके थोड़े वर्ड्स आप समझ सकते हो कि हाँ चलो ये क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट मैं ओवरव्यू तो ले लूं। तो अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से फंड्स अच्छे हैं, कौन से फंड मैनेजर खराब है, इनका जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच जो है वो इनको बरोबर लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो ये चीज आपको करनी है। उसी के बाद में आपको डिसीजन लेना है कि क्या ये फंड अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर नहीं, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ जब भी आप एक किसी फंड को एनालाइज करने जाओ। पहला है उसके रिटर्न्स, ओके। अगर उसके रिटर्न्स जो है वो बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं तभी जाके उस फंड को आगे एनालाइज करना, वरना मतलब नहीं है। दूसरा है उनके रेशियोज। रेशियोज आप उसके ये एनालाइज करोगे कि जितने भी सारे अपने फंड्स हैं उनमें से कौन से ऐसे फंड्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं रेशियो वाइज, तो परफॉर्मेंस जिसकी अच्छी है वो। इन दोनों को एनालाइज करने के बाद में आपको इन डेप्थ जाना है कि हाँ भाई अभी मैंने आइडेंटिफाई कर लिए कि ये 6 फंड है जिसको मेरे को एनालाइज करना है। इसमें फिर आपको एनालाइज करना है इनका एक्सपेंस रेशियो और इनका जस्टिफिकेशन, मतलब इनका रिटर्न्स जो है एज कंपेयर टू देयर एक्सपेंस रेशियो। तो ये चीज आपको देखनी है इसमें। फिर चौथी चीज आती है इनका फैक्ट शीट। फैक्ट शीट से आपको क्या समझ में आएगा कि मार्केट का आउटलुक क्या है, तभी जाके मेरा इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या होगा, ठीक है। अगर आप एसआईपी कर रहे हो, अगर करना चाह रहे हो, तो क्या मेरे को 10,000 से चालू करना चाहिए, 5,000 से चालू करना चाहिए, या मेरे को, मेरे पास अगर 1 लाख है तो मेरे को डायरेक्टली 1 लाख डालना चाहिए। ये चीज आपको किसी समझ में आएगी इनका मार्केट आउटलुक देख के, क्योंकि अगर वो बोल रहे हैं कि भाई मार्केट एक्सपेंसिव है तो मैं क्यों अभी ज्यादा पैसा डालूं, जैसे ही मार्केट गिरेगा तो मैं अपनी एसआईपी बढ़ा दूंगा या फिर मैं अपना लमसम पैसा बाद में डालूंगा, अभी एसआईपी से चालू करता हूं। इस थॉट से आपको चलना है। उसके बाद में आपको एनालाइज करना है फंड मैनेजर, और यही मेन चीज है इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगर आप फंड मैनेजर को एनालाइज करना समझ जाओ, या फिर आपके हिसाब से आपको समझ में आ जाए कि मैं कौन कौन से पॉइंट्स देखूं फंड मैनेजर में, तो आप फिर उसके बाद में सही हो जाओगे। उसके बाद में आपको समझ आ जाएगी कौन से फंड अच्छे, कौन से फंड बुरे, ठीक है। इसमें अगर आपको देखना है तो आपको देखना पड़ेगा इनका नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पूरे शीट में, इनका नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, कितने साल से एक्सपीरियंस्ड है, कितने फंड्स, कितने सालों से आपके फंड को वो हैंडल कर रहे हैं, जैसे भी ये निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड को कितने सालों से हैंडल कर रहे हैं, और इसके अलावा कितने स्कीम्स हैंडल कर रहे हैं वो। और उनके बाद में अगर आपको रिपोर्ट्स मिल जाए इनकी कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इन्वेस्टमेंट करने का, तो वो भी पढ़ लेना, और एक स्कीम में कितने फंड मैनेजर्स रखे हैं वो भी देख लेना। इसी तरीके से पूरे फंड्स को आप एनालाइज कर सकते हो। मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिया। एक दो बार अगर आप खुद एनालिसिस करना सीख गए तो फिर थर्ड टाइम फोर्थ टाइम आपको समझ में आ जाएगी कैसे एनालिसिस किया जाता है। और अगर आपको पूरी तरीके से समझना है इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में, कोई कोर्स तरीके से समझना है, तो एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ। तो अगर आपको पूरा इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में समझना है तो वैल्यूएशन स्कूल की एक पूरी प्लेलिस्ट है, म्यूचुअल फंड एनालिसिस फुल कोर्स 24-25। उन्होंने 18 वीडियोस डाले हैं, वो 18 वीडियोस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फ्री में कोर्स यही है आपके पास, और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते भी है, तो आप इसको रिफर कर सकते हो आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए, म्यूचुअल फंड को कैसे एनालाइज किया जाता है उसको समझने के लिए, ओके। और एक हार्ड फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टॉक पिक करने से अच्छा आप एक अच्छा फंड पिक कर लो, उसके बाद में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्टॉक में इन्वेस्ट करने से अच्छा आप एक अच्छे फंड में इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि वो फंड मैनेजर ही आपके लिए दिमाग लगा रहा है, तो आपको स्टॉक के पीछे भागने की जरूरत नहीं। क्योंकि मैं खुद भी अभी स्टॉक में एनालिसिस कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि कितना इन डेप्थ आपको जाना पड़ता है कंपनी को समझने के लिए। फिर भी मुझे लगता है कि मैं अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूं, जबकि वो जो फंड मैनेजर उसके पास कितने सारे रिसर्चर्स है, उनके पास एनालिस्ट है,
तो वो कितना इन डेप्थ जाता होगा किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं आपको अगर एक सजेशन दूं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको फाइनेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और आपको जानना भी नहीं है, आपका वो करियर भी नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक फंड हाउस, 2 फंड हाउस या फिर 2-3 स्कीम्स में इन्वेस्ट कर लो बस। इसके बाद में दिमाग लगाओ मत कि कौन सा स्टॉक पिक करो, ये स्टॉक तो 1000% रिटर्न गया, मेरा फंड हाउस तो सिर्फ 16% देता है। ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक फंड हाउस को पकड़ो और उसमें इन्वेस्टेड रहो, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो बड़ी जरूर हो गई है, बट अगर आप पूरी तरीके से देखोगे तो आपको नॉलेज भी इतना ही मिलेगा। थैंक यू सो मच अगर आप इतने देर तक आए हो, और मैं ऐसे ही कंटेंट लाते रहूंगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिले। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगले वीडियो।